तुम तो चुड़ैल हो चुड़ैल, सबसे लड़ती रहती हो। मैंने नहीं करनी तुमसे दोस्ती। हाँ तो मैं कौन सा चाहती हूँ तुमसे दोस्ती करना। तुम जैसे काले कौवे के साथ मैं भला की दोस्ती करूंगी। क्या हो रहा है? हाँ क्या हो रहा है ये सब? क्यों इस तरह लड़ाई कर रहे हो? चुपचाप से बैठे रहो। तभी नन्ही बुलबुल की ड्रेस टूट जाती है और बेचारी नीचे गिर जाती है। मुझे जोर से लगी, कितनी जोर से लगी, मेरी ड्रेस टूट गई। तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा हुआ, ऐसा ही होना चाहिए था तुम्हारे साथ। तभी राजू कौवे की भी ड्रेस टूट जाती है और वे भी धड़ाम से नीचे गिर जाता है। अरे अरे, मैं भी नीचे गिर गया। ये कैसी सड़ी हुई ड्रेस के कि टूटे ही जा रही है। अरे अरे कोई बात नहीं, उठ जाओ उठ जाओ। लगता है ये सारी ड्रेस पुरानी हो गई हैं। उल्लू प्रिंसिपल से कहकर नया फर्नीचर डलवाना पड़ेगा। हाँ ये बात तो सच है, स्कूल का फर्नीचर काफी पुराना हो गया है और हमारे पास अभी फंड भी है। चलो ठीक है, किसी अच्छे से कारपेंटर से स्कूल में नई डेस्कें बनवा लेते हैं। जंगल में एक कालू कारपेंटर था जो अपना हर काम जुगाड़ में करता और पैसे बचाकर अपने पास रख लेता। कालू कारपेंटर, मुझे एकदम अच्छी और मजबूत लकड़ियों की डेस्क चाहिए जो कम से कम 2-3 साल तो चले। पैसों की चिंता न करना, पर हाँ काम अच्छा होना चाहिए। आप चिंता ही न करें, आपने बोल दिया समझे, होगी आपका काम। मेरा नाम कालू कारपेंटर है, एकदम बढ़िया काम करता हूँ मैं। आप बस मुझे पैसे दे दो ताकि मैं लकड़ियाँ खरीद कर आपका काम शुरू कर दूँ और 1 हफ्ते के अंदर सारी डेस्कें तैयार कर दूँ। फिर उल्लू प्रिंसिपल कालू कौवे को पैसे दे देता है। पैसे लेकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। पैसे तो काफी दे दिए हैं उल्लू प्रिंसिपल ने। इतने सारे पैसों के अंदर तो अच्छी और मजबूत लकड़ियों का फर्नीचर बन जाएगा। पर मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं तो पैसे बचाऊंगा। असल मुनाफा तो है ही मेरा ये। अगर मैं मजबूत लकड़ियों से काम करूँगा तो फिर मुझे क्या बचेगा। कालू कौवा फिर लकड़ियों की दुकान पर चला जाता है। हाँ भैया, मुझे एकदम मजबूत और अच्छी वाली लकड़ियाँ दिखाओ। कालू कारपेंटर, ये सबसे मजबूत और अच्छी लकड़ी है, पर ये महंगी है थोड़ी। इसके दाम भी बढ़ गए हैं, इसीलिए इसका एक बंडल पूरे 500 रुपये का है। 500 रुपये? बाप रे बाप, लकड़ी बेच रहे हो या फिर सोना? देखो भाई, दाम तो इतने ही हैं, मैं कम नहीं कर सकता, वरना मुझे क्या बचेगा। क्या करूं? अगर इतनी महंगी लकड़ी मैंने खरीद ली तो आगे मुझे क्या बचेगा? मैं तो कुछ कमा ही नहीं सकूंगा। नहीं नहीं, इतनी महंगी लकड़ी खरीद कर मैं अपना नुकसान नहीं कर सकता। अरे चुप क्यों हो गई यार, बताओ ना, खरीदनी है या नहीं? बिला वजह मेरा समय ज़ाया कर रहे हो। कबूतर, अपनी ये बेकार महंगी लकड़ियाँ अपने पास ही रखो, मैंने नहीं लेनी। इतने फजूल पैसे नहीं है मेरे पास। कालू कौवा तो बिना लकड़ियाँ लिए ही वहाँ से चला जाता है। क्या करूं यार, अगर लकड़ियाँ नहीं खरीदूंगा तो स्कूल का काम कैसे करूंगा? कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा कि जिससे मुझे ज़्यादा मुनाफा मिले। कालू जी देखें, कितना बढ़िया मिट्टी का मटका बनाया है मैंने, वो भी अपने इन हाथों से। बहुत मजबूत भी लग रहा है। वाह भाई वाह, बढ़िया काम किया है तुमने। मिट्टी का वे मटका देखकर कालू कौवे के दिमाग में बढ़िया सा उपाय आ जाता है। जब मिट्टी से इतना मजबूत मटका बन सकता है तो क्यों ना मैं मिट्टी से ही स्कूल की डेस्क बनाऊं और उन पर लकड़ी जैसा रंग कर दूं। क्या पता लगेगा किसी को कि डेस्क मिट्टी की है। लकड़ियों के पैसे भी बच जाएंगे और वे पैसे मेरी जेब में जाएंगे। बस फिर क्या था, लालची कालू कौवा नदी के किनारे जाता है और वहाँ पर आकर गीली मिट्टी से वे डेस्क बनाने लगता है। वाह वाह, मेरे हाथों ने तो कमाल कर दिया। क्या मिट्टी की डेस्क बनी है, बस रंग करना रह गया है। रंग करने के बाद तो बिल्कुल लकड़ी की लगेगी। थोड़ी ही देर के बाद कालू कौवा रंग लाकर उस मिट्टी की डेस्क पर बिल्कुल लकड़ी जैसा रंग करने लग जाता है। आखिरकार रंग पूरा होने पर अब वे मिट्टी की डेस्क तो लकड़ी की डेस्क लग रही थी। काम तो बढ़िया हो गया है, अब बस मैं इसी तरह और भी बहुत सारी मिट्टी की डेस्क बना देता हूँ। कालू कौवा फिर मिट्टी से जल्दी जल्दी और भी बहुत सारी डेस्क बनाने लगता है। इसी तरह फिर पूरा 1 हफ्ता गुजर जाता है। देख ले उल्लू प्रिंसिपल, लकड़ी की सारी डेस्क तैयार हो गई हैं। नए फर्नीचर की वजह से ये क्लास कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है। काम तो तुमने बढ़िया किया है। चलो अच्छी बात है, अब ये सारी डेस्क काफी सालों तक चलेंगी।
बिल्कुल चलेंगी। सारी डेस्क मैंने बहुत मजबूत लकड़ियों से बनाई हैं। टूटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कालू कौवा उल्लू सेठ को धोखा देकर वहाँ से चला जाता है। अरे वाह भाई वाह, नई डेस्क। अब तो पढ़ने का बहुत मजा आएगा और टूटने का भी अब कोई खतरा नहीं। हाँ, मेरे बाबा ने किया ये काम। ये डेस्क अब कभी नहीं टूटेगी। फिर रात हो जाती है। कालू कौवे का परिवार आराम से सो रहा था। कालू बेटा, मैंने क्या इसीलिए तुझे कारपेंटरी का काम सिखाया था कि तू पक्षियों को धोखा दे। याद रख मेरी बात, धोखा देने वाले पक्षी जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। तेरी बेहतरी इसी में है कि जाकर उल्लू प्रिंसिपल को सब सच बता दे कि तूने वे डेस्क मिट्टी से बनाई है, ना कि लकड़ियों से। पर बाबा, मैंने अगर उल्लू प्रिंसिपल को ऐसा कहा तो मुझे आधे पैसे उन्हें वापस करने पड़ेंगे। हाँ तो कर दे, पर अगर तूने आज ऐसा ना किया तो याद रखना, कल को तेरा बेटा बड़ा होकर तेरे जैसा ही बनेगा और वे भी पक्षियों को धोखा देगा। बस तभी ही कालू कौवे की आँख खुल जाती है। इस सपने की वजह से कालू कौवा तो बहुत ज़्यादा डर गया था। अगले दिन सुबह कालू कौवा उल्लू प्रिंसिपल के पास आता है और उन्हें सारा सच बता देता है कि उसने वे डेस्क लकड़ियों से नहीं बल्कि मिट्टी से बनाई हैं। कालू कौवा उल्लू सेठ के आधे पैसे उन्हें वापस कर देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। आइंदा की बात मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बड़ा होकर मेरा राजू भी मेरी तरह बने। कालू कौवा अपने सपने की वजह से बदल गया था और उसने आज से ही ऐसे गलत काम करना छोड़ दिए थे। यार रानी, उठ भी जाओ ना, मुझे भूख लग रही है। जल्दी से नाश्ता बनाओ, उसके बाद मुझे काम पर भी जाना है। क्या है कालू जी, सोने भी नहीं देते? रोजाना सुबह बस नाश्ता मांगने आ जाते हो। तो नाश्ता तो सुबह ही मांगूंगा ना, क्या रात में मांगूंगा? बस करें, क्या सुबह सुबह ठंडे ठंडे जोक मार रहे हैं? मुझे सोने दें, मैं कोई नाश्ता नहीं बनाऊंगी, मुझे नींद आ रही है। यार रानी, ऐसे कैसे चलेगा? पूरा दिन खेत में जाकर मुझे काम करना होता है। तुम अगर नाश्ता ही नहीं दोगी तो मैं खेत में जाकर काम कैसे करूँगा? रानी कौवी बहुत ज़्यादा आलसी थी। उसे घर के काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। क्या कह रहा हूँ मैं रानी, समझ में नहीं आ रहा। जल्दी से उठो, मेरे लिए नाश्ता बनाओ। बस फिर गुस्से में रानी कौवी उठकर रसोई में चली जाती है। हर समय बस नाश्ता नाश्ता नाश्ता, मुझसे नहीं बनता इतनी सुबह सुबह नाश्ता। मैं तो तंग आ गई हूँ बहुत ज्यादा। कुछ देर के बाद फिर रानी कौवी चाय और पराठा बनाकर कालू कौवे को दे देती है, पर पराठा तो बिल्कुल जला हुआ था। ये क्या रानी, ये क्या बना कर लाई इतनी देर के अंदर? जला हुआ पराठा मैंने नहीं खाना। ये खाना है तो खाएं, वरना मैं ले जाकर रख देती हूँ। मुझसे तो ऐसे ही बनते हैं पराठे। क्या हो गया यार तुम्हें? तुम अपने पति को अच्छा खाना बना के भी नहीं देती। मुझे नहीं खाना ये पराठा, मैं सिर्फ चाय ही पी लूँगा। कालू कौवा फिर सिर्फ चाय ही पी लेता है। अरे बाप रे, ये क्या कर दिया? रानी, चाय में तुमने चीनी की जगह नमक क्यों डाल दिया? क्या मैंने नमक डाल दिया? कालू जी, इतनी सुबह सुबह उठाओगे तो मैं चाय ऐसे ही बनाऊंगी। कालू कौवा तो गुस्सा होकर अपने काम पर चला जाता है। रानी कौवी दोबारा से सो जाती है। हाय रे, किसी की नजर न लगे। कितनी सुंदर है तू रानी। कालू जी के तो भागे ही खुल गए जो उनकी शादी इतनी सुंदर कवि से हो गई। रानी कौवी तो शीशे के आगे खड़ी मेकअप कर रही थी। उसने भोजन बनाया ही नहीं था। तभी कालू कौवा भी काम से वापस आ जाता है। कालू जी, आप आ गए। देखें, आपके लिए ही मेकअप कर रही हूँ। हाँ हाँ, अच्छी लग रही हो। पर रानी, इस समय मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। बताओ ना, तुमने क्या बनाया है? मैंने तो कुछ नहीं बनाया। मैं तो सोच रही थी आप शायद बाहर से कुछ लेकर आएंगे। फिर वही बात, तुम भोजन क्यों नहीं बनाती? सुबह से भूखा हूँ। सुबह भी काम पर ऐसे ही किया था, पूरा दिन काम किया और अभी भी तुमने भोजन नहीं बनाया। चलो जाओ जाओ, जल्दी से रसोई में जाओ और मेरे लिए जल्दी से कोई मज़ेदार सा भोजन बना के लाओ। नहीं भाई नहीं, मैं अभी मेकअप कर रही हूँ, मुझे आराम से मेकअप करने दें। मैं रसोई में जाकर पसीना पसीना होना नहीं चाहती। भूख की वजह से कालू कौवे को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ठीक है फिर, आज मैं भी भूखा रहूँगा और तुम भी। आज बाहर से कुछ नहीं आएगा। अरे वाह, क्या बढ़िया सुगंध आ रही है। जरूर
मीनू चिड़िया के घर से आ रही होगी। देखता हूँ जाकर क्या बनाया है उसने। भोजन की सुगंध सूंघते सूंघते कालू कौवा मीनू चिड़िया के घर चला जाता है। वाह भाई, पालक पनीर बना रही हो। पता है मीनू चिड़िया, इसकी सुगंध पूरे जंगल में फैल गई है। हाँ, बस बन गई है। तुम्हें खानी है तो बताओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, दे दो एक प्लेट के अंदर। मीनू चिड़िया कालू कौवे को पालक पनीर देती है। कालू कौवा तो बड़े मजे से वे खाने लग जाता है। क्या बात है कालू कौवे, 4 प्यालियाँ खा ली फिर भी तुम्हारा पेट नहीं भरा। क्या रानी कौवी ने तुम्हारे लिए घर में भोजन नहीं बनाया था? कहाँ मीनू चिड़िया, रानी तो एक नंबर की आलसी हो गई है। ना घर का कोई काम करेगी और ना ही भोजन बनाएगी। मैं भी रोजाना बिना भोजन के ही जाता हूँ काम पर। तो ये बात है। कालू कौवे, चिंता क्यों करते हो? मेरे पास एक बढ़िया सा उपाय है। देखना, रानी कौवी कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मीनू चिड़िया फिर कालू कौवे को अपना वे उपाय बताने लगती है। वाह मीनू चिड़िया, क्या उपाय है तुम्हारा? तुम्हारा अगर ये उपाय काम कर गया तो मेरे तो मजे आ जाएंगे। बस फिर शाम को वापसी पर कालू कौवा अपने साथ घर पर अपनी दोस्त सोनी कौवी को लेकर आता है। कालू जी, ये कौवी कौन है और ये आपके साथ हमारे घर पर क्यों आई है? रानी, ये मेरी दोस्त सोनी है। तुम तो भोजन बनाती ही नहीं हो, इसीलिए मैं इसे अपने साथ ले आया। अब ये रोजाना मुझे मजे मजे के भोजन बना के देगी, हमारे घर के सारे काम करेगी। वाह कालू जी, ये किया ना आपने कोई काम। अब तो मेरी पूरी तरह से छुट्टी हो गई। फिर अगले दिन सुबह ही सुबह सोनी कौवी कालू कौवे के लिए मजेदार सा नाश्ता लेके आती है। चलो आ जाओ सोनी, तुम भी मेरे साथ नाश्ता करो। रानी तो सो रही है, सोने ही दो इसे। फिर दोनों मिलकर ही वे मजेदार सा नाश्ता करते हैं। वाह वाह, मजा ही आ गया। क्या स्वाद है तुम्हारे हाथों में। नाश्ता करके मजा ही आ गया। रानी कौवी भी ये सब कुछ देख रही थी। आज तक कभी मेरी तारीफ तो की नहीं, और इस सोनी कौवी की तो देखो कितनी ज्यादा तारीफें कर रहे हैं। अच्छा चलो सोनी, अब मैं जा रहा हूँ काम पर। कौवे जी, क्यों जा रहे हैं काम पर? मैंने सोचा था आज दोपहर में आपके लिए कोई मजेदार सा भोजन बनाऊंगी, आपको खाकर मजा आ जाएगा। क्या वाकई में? अगर ऐसी बात है तो मैं नहीं जाता काम पर, तुम मेरे लिए बना लो भोजन। हाय रे, ये चल क्या रहा है? कालू जी सोनी कौवी की वजह से छुट्टी कर रहे हैं काम की। दोपहर हो जाती है। सोनी कौवी कालू कौवे को मजेदार सा भोजन खिलाती है। उसके बाद दोनों बैठकर काफी देर तक बातें करते रहते हैं। कौवे जी, मैं आपके घर में काम करने तो आ गई, पर आप जानते हैं ना, मेरा घर नहीं है इस जंगल में। अब जब तक मैं घर बनाऊंगी तब तक तो मुझे आपके घर में ही रहना पड़ेगा। हाँ हाँ यार, कोई बात नहीं, तुम्हारा अपना घर है, जब तक दिल चाहे रह सकती हो यहाँ पर। अब तो रानी कौवी ये सारी बातें सुनकर और भी ज्यादा जल जाती है। लगता है ये सोनी कौवी इस घर की नौकरानी नहीं बल्कि मालकिन बनना चाहती है, पर मेरे होते हुए ऐसा हो नहीं सकता। छोड़ूंगी नहीं इसे तो अभी बताती हूँ। गुस्से में रानी कौवी सोनी कौवी के पास आकर उसे जोर से थप्पड़ मारती है। चलो चलो भाग जाओ यहाँ से। कालू जी मेरे पति हैं मेरे, मैं बना के दूंगी इन्हें भोजन, जो बोलेंगे वो बना के दूंगी, पर तुम इस घर में अब बिल्कुल रह नहीं सकती। ओए रानी, पहले मुझसे वादा करो कि सोनी के जाने के बाद तुम मुझे रोजाना भोजन बना के दोगी। मैं जो कहूँगा वो बना के दोगी मुझे। हाँ दूंगी बाबा दूंगी, जो बोलोगे वो बना के दूंगी, पर इस सोनी कौवी को अभी के अभी हमारे घर से निकाल दो। सोनी कौवी तो फिर चली जाती है। मीनू चिड़िया के उपाय की वजह से रानी कौवी डर के मारे कालू कौवे के सारे काम करने लग जाती है। रानी कौवी खुश थी, इसीलिए वे मिठाई लेकर पक्षियों के पास आई थी। क्या बात है रानी कौवी, किस बात की मिठाई खिला रही हो सब पक्षियों को? मीनू चिड़िया, मेरी नौकरी लग गई है उल्लू सेठ के घर पर। मैं वहाँ जाकर काम करूँगी और बहुत सारे पैसे कमाऊँगी। बेचारे कालू जी कितनी मेहनत करते हैं, अब मैं भी उनका हाथ बटाऊँगी। क्या उल्लू सेठ के घर पर? क्या रानी कौवी, उल्लू सेठ का ही घर मिला रहा तुम्हें काम करने के लिए? क्या मतलब मीनू चिड़िया, उल्लू सेठ का तो सबसे अच्छा घर है, वो तो बहुत ज़्यादा अमीर हैं। देखना, पगार भी वो मुझे बहुत ज़्यादा ही देंगे। सोचे तुम्हारी, उल्लू सेठ और उसकी पत्नी एक नंबर की चालाक हैं। मैं तो उल्लू सेठ के साथ काम कर चुकी हूँ, पूरा महीना काम करवाता है, महीने के आखिर में काम से ही निकाल देता है और पगार भी नहीं देता। मैं तो तुम्हें यही समझाऊंगी, कहीं पर जाकर भी काम करना,
पर उल्लू सेठ के घर में कभी काम न करना। हाँ हाँ, उल्लू सेठ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उसे गरीब पक्षियों का बिल्कुल एहसास नहीं। लगता है पक्षियों तुम सबको कोई गलत फहमी हुई है। उल्लू सेठ ने मुझसे खुद कहा है कि मैं उसके घर पर काम करूंगी तो वो मुझे बहुत ज्यादा पगार देगा। और वैसे भी मैं तो अनपढ़ हूँ, पढ़ना लिखना नहीं जानती। अब भला मुझ जैसी को नौकरी कौन देगा। फिर भी रानी कौवी संभल के रहना, वरना उल्लू सेठ और उसकी पत्नी का कुछ नहीं पता। क्या पता तुम्हें कब बेवकूफ बना दें। रानी कौवी पक्षियों की बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। यार रानी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि मेरे होते हुए तुम उल्लू सेठ के घर पर जाकर झाड़ू पोछा करो। काश मेरी इतनी ज्यादा पगार होती कि तुम्हें कभी भी इस तरह काम न करना पड़ता। कालू जी, अगर हमें अपने बेटे राजू को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है तो हम दोनों को मिलकर नौकरी करनी पड़ेगी। चलें, अब मैं चलती हूँ, आप भी अपना ख्याल रखना। बस फिर रानी कौवी उल्लू सेठ के घर पर काम करने के लिए चली जाती है। कहाँ रह गई थी तुम? हाँ, 7 बजे आने का बोला था ना, अब तो 9 बज रहे हैं। इस तरह मुफ्त की पगार नहीं दूंगी मैं तुम्हें। आज पहला दिन है इसीलिए माफ कर रही हूँ। चलो चलो जल्दी से झाड़ू पोछा उठाओ और पूरे घर को चमका दो। माफ करना प्रीतम जी, असल में मेरा बेटा छोटा है, उसे स्कूल भेज रही थी, उसी में समय लग गया। पर कल से ऐसा नहीं होगा, कल से मैं समय पर आ जाऊंगी। फिर रानी कौवी पूरे घर की अच्छे से झाड़ू लगाती है। प्रीतम जी, मैंने पूरे घर का झाड़ू पोछा कर लिया है, क्या मैं अपने घर जा सकती हूँ? बर्तन कौन धोएगा? हाँ, तुम्हारी माँ जी को बुलाऊंगी उसके लिए। चलो जाओ, जाकर रसोई में बहुत सारे गंदे बर्तन पड़े हैं, वो जाकर धो। बेचारी रानी कौवी सारा दिन ही उल्लू सेठ की पत्नी की कठोर दिल बातें ही सुनती रहती थी। उफ, कालू जी आज तो बहुत ज़्यादा थक गई, पूरा दिन बस काम ही किया आज मैंने। या रानी, अगर ज़्यादा थक जाती हो तो कल से ना जाना काम पर, मैं कर लूँगा कुछ ना कुछ, तुम चिंता ना करो। नहीं नहीं कालू जी, नौकरी में मेहनत तो करनी ही पड़ती है, मैं इस तरह काम नहीं छोड़ सकती। अगले दिन सुबह रानी कौवी जल्दी उठकर उल्लू सेठ के घर में काम करने चली जाती है और आज तो वे आकर जल्दी जल्दी सारा काम निपटाने लगती है। आज तो बहुत जल्दी जल्दी काम कर लिया तुमने, लगता है आज घर जाने की बहुत ज़्यादा जल्दी है तुम्हें। हाँ वो क्या है ना, आज मेरे बेटे राजू को पुलाव खाने हैं, इसीलिए जल्दी से घर जाकर उसके लिए पुलाव बनाऊंगी। पुलाव बनाना बाद में, पहले जो तुम्हारे पीछे इतने सारे गंदे कपड़े पड़े हैं ये ले जाकर धो। चलो जाओ, वरना उल्लू सेठ से कहकर तुम्हारी पगार कटवा दूंगी। जी जी मैं धो देती हूँ, आप गुस्सा ना करें। बेचारी रानी कौवी फिर ढेर सारे कपड़े रात तक धोती रहती है। काफी रात होने पर वे सारे कपड़े धोकर ही अपने घर जाती है। रानी कहाँ रह गई थी यार तुम? बेचारा राजू पुलाव का इंतजार करते करते ही सो गया। क्या करती कालू जी, उल्लू सेठ की पत्नी ने मुझे जल्दी आने ही नहीं दिया, जबकि मैंने सारा काम जल्दी कर लिया था। ढेर सारे कपड़े धोकर आ रही हूँ तब इतनी रात हो गई, वरना अगर कपड़े ना धोती तो उल्लू सेठ मेरी पगार काट लेता। हाय रे, गरीबी भी क्या चीज़ है, हम गरीबों पर कितना जुल्म हो रहा है, काश हम कुछ कर पाते। इसी तरह रानी कौवी पूरे 1 महीने तक उल्लू सेठ के घर में बस काम करती रहती। फिर एक दिन काम करते करते अचानक से रानी कौवी के हाथ लगने से गुलदान नीचे गिरकर टूट जाता है। सत्यानाश, ये क्या कर दिया तुमने? इतना महंगा गुलदान तोड़ दिया मेरा, कभी सपने में देखा भी है ये? माफ कर दो प्रीतम जी, गलती से हो गया, मैं तो बस सफाई कर रही थी, मुझे नहीं पता कैसे गिर गया ये। तो मैं बताऊंगी, जब तुम्हारी पगार कटेगी तब तुम्हें इस गुलदान टूटने का एहसास होगा। तभी वहाँ पर उल्लू सेठ भी आ जाता है। अरे भाई क्या किया तुमने? क्यों परेशान कर रही हो मेरी पत्नी को? चलो चलो भागो यहाँ से, मैंने तुम्हें काम से निकाल दिया है, तुम्हें कोई पगार वगार नहीं मिलेगी। ऐसे कैसे नहीं मिलेगी मेरी पगार? मैंने पूरे महीने यहाँ पर काम किया है, मैं तो अपनी पगार यहाँ से लेकर ही जाऊंगी। नहीं देता मैं कोई पगार वगार, और वैसे भी तुमने मेरा गुलदान तोड़ दिया, इतना नुकसान कर दिया मेरा, और मेरी पत्नी को इतना परेशान भी किया, इसीलिए यहाँ से चली जाओ, कोई पगार नहीं मिलेगी तुम्हें। उल्लू सेठ और प्रीतम मिलकर बेचारी रानी कौवी को अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। कालू जी, उल्लू सेठ ने मुझे काम से निकाल दिया और मेरी पगार भी नहीं दी। गलती से मुझसे एक गुलदान टूट गया था, उसकी वजह से मुझे इतनी बातें सुनाई,
और मुझे काम से भी निकाल दिया। क्या उल्लू सेठ ने तुम्हारी पगार नहीं दी? तुमने पूरा महीना काम किया उसके घर पर और उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया? पता नहीं कैसे हैं वो दोनों। मैंने पूरा महीना काम किया और मुझे पगार नहीं दी। मीनू चिड़िया ने मुझसे कहा भी था कि मैं उनके घर पर काम ना करूं, पर मैंने किसी की बात नहीं मानी। रानी कौवी को इस तरह रोते हुए देखकर कालू कौवे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। बस फिर क्या था, आज की रात ही कालू कौवा बदला लेने के लिए छुपके से उल्लू सेठ के घर में घुस आता है। अलमारी से सारे पैसे चुरा लूंगा और जिन जिन पक्षियों के साथ उल्लू सेठ ने गलत किया है उन सब के पैसे मैं उन्हें दे दूंगा। कालू कौवा अलमारी खोलता है, पर अलमारी में से तो उसे कुछ भी नहीं मिलता। ये क्या, अलमारी में तो पैसे ही नहीं हैं। उल्लू सेठ ने पैसे कहाँ रखे होंगे, क्योंकि इसके पास तो बहुत सारे पैसे हैं। कालू कौवा यहाँ वहाँ देखता है, तभी उसे कुर्सी के नीचे जमीन पर एक दरवाजा नजर आता है। अरे अरे, ये क्या है? लगता है इसके नीचे कुछ है। फिर कालू कौवा दरवाजा खोलकर जमीन के अंदर चला जाता है। हाय रे, इतने सारे पैसे! पैसों की गड्डियां ही गड्डियां हैं यहाँ पर तो। इतना सारा पैसा उल्लू सेठ के पास कहाँ से आया? कोई अपनी मेहनत की कमाई इस तरह छुपा के तो नहीं रखता। बस फिर कालू कौवा पैसों से भरी बोरी निकालकर बाहर आ जाता है। उल्लू सेठ ने जिन जिन पक्षियों के पैसे खाए हैं उन सब के पैसे इसमें से दे दूंगा और रानी की मेहनत की कमाई भी इसी में से दे दूंगा। कालू कौवा तो वे सारे पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। पर अगले दिन सुबह कालू कौवा उल्लू सेठ के घर पर पुलिस भेज देता है। पुलिस तो उल्लू सेठ को पकड़कर जमीन के अंदर से सारे के सारे पैसे बाहर निकाल लेती है। हाँ भाई, इतने सारे पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? मेहनत की कमाई तो इतनी ज्यादा नहीं हो सकती। और वैसे भी इस तरह मेहनत की कमाई जमीन के अंदर कौन छुपा के रखता है? मैं कह रहा हूँ ना, मेरी मेहनत की कमाई है। आप जाए यहाँ से, ये सारे पैसे मेरे हैं। लगता है तुम्हें मार लगानी पड़ेगी, तब जाकर तुम बताओगे कि इतने सारे पैसे तुमने कहाँ से कमाए। उल्लू सेठ तो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वे फिर पुलिस को सब बता देता है कि उसने ये सारे पैसे पक्षियों को लूट लूट के कमाए हैं। बस फिर क्या, उल्लू सेठ को अब लंबे समय के लिए जेल हो जाती है और उल्लू सेठ जेल में बैठकर जेल की चक्की पीसता है।